जंगल में आज मेला लगा हुआ था, जहाँ जंगल के सभी पक्षी मेहनत करके दाना पानी कमा रहे थे। बादल कव्वे की पत्नी भी सुबह से मिट्टी के सुंदर घड़े बनाकर बेच रही थी, ताकि वो घर का राशन खरीद सके। परंतु बादल कव्वा दूर एक पेड़ के नीचे बैठा ये सब देख रहा था। बिजली कभी गुस्से से चिल्लाती है। बादल जी, सुबह से दोपहर हो गई है। मैं ये भारी घड़े उठाकर बेच रही हूँ और तुम वहाँ आराम से बैठे हो। जरा आकर मेरी मदद करवाओ। अरे बिजली, तुम तो हर समय बस काम 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 की ही बातें करती रहती हो। जरा देखो तो मेले में कितनी रौनक है। मुझे थोड़ा आराम करने दो। अभी बिजली कवि बादल कवि को समझा ही रही थी कि एक नई कवि उस मेले में आती है। वो बादल कवि के साथ बैठ जाती है। अरे वाह, पूरे मेले में आप जैसा सुंदर काफा नहीं देखा मैंने। आपका ये काला रंग बिल्कुल रात के अंधेरे जैसा है। क्या आज तक बिजली ने मेरी ऐसी तारीफ नहीं की? ये कॉफी कितनी सुंदर है और समझदार भी। धन्यवाद कॉफी जी आपका। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं इस जंगल का सबसे खास कौवा हूँ। मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? देखो काफी जी, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुना है कि यहाँ एक बड़ा बाग है। क्या तुम मेरे लिए वो अंगूर ला सकते हो? तभी कमल चिड़िया वहाँ से गुजरती है और वो बादल कव्वे के पास आकर बैठ जाती है। वो उस कव्वे को देखती है और बादल कव्वे के कान में कहने लगती है, बादल भैया, होशियार रहना, मुझे ये काफी ठीक नहीं लग रही। ये तुम्हारी झूठी तारीफें कर कर तुम्हें उल्लू बना रही है। आप अपनी पत्नी के पास जाएं। वो कितनी मेहनत कर रही है। आपको उसकी मदद करनी चाहिए। चिड़िया, तुम तो जलती हो मुझसे। और वो काली कवि हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहती है। और ये सुंदर कवि मुझसे कितने प्यार से बात कर रही है। मैं तो इस सुंदर कवि के लिए अंकुर जरूर लेकर आऊंगा। बादल कौवा उस कवि के चक्कर में ऐसा फंसता है कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर उस कवि के साथ बाग की ओर उड़ जाता है। अंगूरों का बाग बहुत बड़ा था, जहाँ एक इंसान बैठा उसकी रक्षा कर रहा था। चलिए ना बादल जी, मुझे वो मीठे अंगूर ला कर दें। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, सुंदर कवि जी, वो चट्टान बहुत ऊंची है और वहाँ कुछ झाड़ियाँ भी हैं। मेरे पंख घायल हो सकते हैं। ओह, तो तुम बुज़दिल हो। मैं समझी थी कि तुम बहुत बहादुर हो। मैं जा रही हूँ। आज के बाद मुझसे बात मत करना। नहीं नहीं कवि जी, रुकिए, मैं अभी जाता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा एक ऊंची चट्टान की तरफ उड़ने लगता है। वो बहुत मुश्किल से अंगूरों के एक गुच्छे तक पहुंचता है। वो एक अंगूरों का गुच्छा तोड़कर कवि के पास आता है। तभी पीछे से इंसान आ जाता है। कवि इंसान को देख लेती है। वो जल्दी से अंगूरों का गुच्छा छीनती है और वहां से उड़ जाती है। और पीछे से इंसान कवि को पकड़कर पिंजरे में कैद कर लेता है। हाय हाय बादल, तुम वाकई ही बहुत बड़े बेवकूफ हो। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। मुझे तो बस ये मीठे अंगूर चाहिए थे। नहीं सुंदर कवि जी, ऐसा मत बोलो। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में डाली। वो कभी बादल की एक बात नहीं सुनती और वहां से भाग जाती है। कोमल चिड़िया वहां से गुजर रही थी। तभी वो बादल कवि को पिंजरे में कैद देखकर बिजली कवि के पास दौड़ी दौड़ी जाती है। बिजली बहन, जल्दी चलो, बादल कवि को इंसान ने कैद कर लिया है। हमें उसे आजाद करवाना होगा। क्या बादल जी कैद है? हाँ, चलो जल्दी करो। फिर कोमल चिड़िया बिजली कवि दोनों उस बाग में जाती हैं। इंसान भैया, मेरे पति से गलती होगी। वो बहक गए थे। आप मेरी दिन भर की मेहनत के कमाई के सारे दाने ले ले, लेकिन मेरे पति को छोड़ दे। हाँ इंसान, इसके पति को छोड़ दो। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। पक्षियों की बातें सुनकर इंसान को उन पर दया आ जाती है और वो बादल कवि को आजाद कर देता है। अरे कफे, याद रखना, हीरे को छोड़कर कांच के पीछे भागने वाले हमेशा पछताते हैं।
बिजली, मुझे माफ कर दो। मैं उस कवि की बातों में आ गया था। मैं कितना नादान था। मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरी असल दौलत तुम हो, जो मेरे लिए इतनी मेहनत करती हो। बादल जी, चलो अब घर चले। जो हो गया उसे भूल जाओ। आज के बाद कभी किसी के बहकावे में मत आना। बादल भैया, सच्ची मोहब्बत वही होती है जो मुसीबत में काम आए। बिजली भाभी ने आज ये साबित कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। तेज बारिश में बादल कव्वा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। ये पक्षी भी बहुत चालाक हो गए हैं। क्या जाता है इनका, अगर एक दाना मुझे दे दिया करे। अब तो जंगल का कोई पक्षी भी मेरा विश्वास नहीं करता। क्या करूं मैं? आज तो भूख भी बहुत लगी है, और ऐसी बारिश में अब मैं दाना कहाँ से ढूंढने जाऊंगा। तभी उसे दूर से बंटी कबूतर दाना लेकर आता हुआ दिखाई देता है। ये कबूतर तो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। ये तो कभी मेरी बातों में नहीं आएगा। तभी कफे के दिमाग में एक नई शरारत आती है। जैसे ही कबूतर कफे के पास पहुंचता है, तो बादल कव्वा नीचे लेट जाता है और अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से हिलने लगता है। कफे को ऐसा करता हुआ देखकर कबूतर जल्दी से वहां आता है। बादल काके, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन कव्वा कोई जवाब नहीं देता और वैसे ही करने लगता है। बंटी कबूतर थोड़ा सा पानी कव्वे के मुंह में डालता है, लेकिन कव्वा फिर भी वैसा करना ही जारी रखता है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा दाना खिलाता हूँ, शायद ये ठीक हो जाए। कव्वा जब ये सुनता है, वो तो खुशी से फूल जाता है। फिर कबूतर दाना कव्वे को खिला देता है। तभी कव्वा भी बादल, ओए बादल, क्या तेरी आंखों में पट्टी बंधी है? देख इस घर की छत को, तिनके तिनके करके गिर रहे हैं। गर्मी से मेरा दम घुट रहा है और तुम यहाँ मजे से सो रहे हो। अरे बिजली, क्यों हर समय बिजली की तरह कड़कती रहती हो? अभी तो सपने में मैंने देखा कि मैं सोने के महल में बैठा हूँ और पक्षी मेरे लिए मीठे मीठे फल ला रहे हैं। ओए होए, सपने देखना छोड़ो और होश में आओ। जाओ, अभी जंगल जाओ और बंटी कबूतर से कहो कि वो तुम्हें मजबूत लकड़ियाँ ढूंढने में मदद करे। सुन लो, अगर आज घर ठीक नहीं हुआ तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। बिजली, शांत हो जाओ। मैं जा रहा हूँ जंगल लकड़ियाँ लाने। आज मैं घर की छत मजबूत करके ही छोड़ूंगा। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे कोमल चिड़िया मिलती है, जो अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढ रही थी। बादल भैया, इतनी दोपहर में कहाँ जा रहे हैं? पता है, कल मुझे बिजली बहन मिली थी। वो बहुत चिंता में थी। कह रही थी कि घर की छत टूट रही है। हाँ चिड़िया, वही तो मुसीबत है। बिजली को तो बस काम चाहिए। इसीलिए मैं लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ कबूतर के पास। शायद वो मेरी मदद करते। बादल भैया, मेहनत से मत डरें। अपने घर में ही सुकून मिलता है। अगर आप कहें तो मैं और तोता आपकी मदद कर देते हैं। नहीं नहीं, मुझे किसी छोटी चिड़िया की मदद नहीं चाहिए। मैं खुद देख लूंगा। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा वहाँ से उड़ जाता है। वो थक हार कर एक नदी के किनारे बैठ जाता है। तभी वहाँ एक सुंदर कवि आती है। अरे वाह, कितना सुंदर हैंडसम कव्वा है। तुम्हारे पंख काले और तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। जी, क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? मेरी पत्नी तो मुझे निकम्मा कहती है और मुझे हर समय बुढ़ा कौवा कहकर चिढ़ाती है। वो कवि जरूर अंधी होगी। आपकी काली आंखों में जो चमक है वो किसी और पक्षी में नहीं है। मैं सागर पार से आई हूँ। मेरा नाम नीली है। मैंने सुना था कि यहाँ एक बादल नाम का कौवा रहता है, जो बहुत सुंदर घर बनाता है। क्या आपने उसे देखा है कहीं? हो, नीली जी, मैं ही हूँ वो कौवा। मेरा नाम है बादल। आप चिंता नहीं करें, मैं बहुत सुंदर घर बनाता हूँ। क्या तुम ही हो बादल? अच्छा, तो बादल जी, क्या आप मेरे लिए घर बना देंगे? बादल जी, आप बहुत सुंदर हैं। मैं भी किसी ऐसे सुंदर कवि की खोज में थी और शादी कर कर अपना घर बसाना चाहती थी। आज मेरी खोज पूरी हो गई। क्या आप मेरे लिए
एक घर बनाएंगे जिसमें हम दोनों रहेंगे। हाँ हाँ, जरूर नीली जी, आप चिंता नहीं करें। मैं ऐसा घर बनाऊंगा कि पूरे जंगल में किसी पक्षी ने ऐसा घर नहीं देखा होगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा जंगल में चला जाता है। वो कड़ी धूप में मेहनत करता है और लकड़ियाँ काटता है। तभी चीकू तोता और कोमल चिड़िया दूर बैठी बादल को देख रहे थे। अरे कोमल, वो देखो बादल को, कितनी मेहनत कर रहा है, कड़ी धूप में भी लकड़ियाँ काट रहा है। हाँ तोते, लगता है बादल सुधर गया है। वो आज अपने घर के लिए लकड़ियाँ काट रहा है। बिजली कब से कह रही थी कि उसके घर की छत टूटी हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बादल सुधर गया है। शाम हो जाती है। बादल कौवा नीली कौवी के लिए घर बनाने में लगा हुआ था। दूसरी ओर बिजली कौवी घर के बाहर बैठी बादल का इंतजार कर रही थी। शाम हो गई है, सभी पक्षी घर लौट आए हैं, मगर अभी तक बादल जी नहीं आए। कोमल चिड़िया घर जा रही थी। वो बिजली को देखकर वहाँ आती है। अरे बिजली बहन, आज तो आप बहुत खुश होंगी ना, क्योंकि बादल भैया अब बहुत मेहनती हो गए हैं। क्या? कौन सी मेहनत कर रहा है बादल जो अभी तक आया नहीं? बिजली बहन, आज वो आपके लिए कड़ी धूप में लकड़ियाँ काट रहा था। क्या सच में? हाँ बिजली बहन, लगता है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको खोना नहीं चाहते। बिजली कौवी चिड़िया की बातें सुनकर खुश होती है। आधा घर तो बन गया है, अब जाता हूँ घर। सुबह आकर ये घर पूरा करूँगा और फिर मैं रहूँगा नीली कौवी के साथ। ऐसे खुश होते हुए बादल कौवा अपने घर लौट जाता है। बादल जी, लकड़ियाँ कहाँ हैं? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो बिजली, मैंने लकड़ियाँ काटी थी, मगर रास्ते में मुझे एक बूढ़ी बुलबुल मिल गई। उस बेचारी का घोंसला टूटा हुआ था। तुम्हें तो पता है कि मेरा दिल कितना नरम है, किसी का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैंने उन लकड़ियों से बूढ़ी बुलबुल को घोंसला बना दिया। ठीक है बादल जी, अगर आज आपने वो लकड़ियाँ किसी जरूरतमंद पक्षी को दे दी हैं, तो मैं आप पर गुस्सा नहीं करूँगी। तुम खाना खाओ और सो जाओ। सारा दिन मेहनत करते रहे होगे, लेकिन हाँ, कल जरूर लकड़ियाँ लाना और इस छत की मुरम्मत करना। हाँ हाँ बिजली, मेरी सुंदर पत्नी, मैं सुबह जरूर लकड़ियाँ लाऊंगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपने घोंसले में सो जाता है। ऐसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं। बादल कौवा दिन रात एक एक करके बहुत ही खूबसूरत घर तैयार कर लेता है। नीली, मेरी जान, आपका महल तैयार है। अब हम यहाँ हमेशा साथ रहेंगे। मैं अभी जाकर अपना सारा सामान लेकर आता हूँ और उस बुढ़िया को हमेशा के लिए छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ बादल जी, क्यों नहीं, जरूर जाइए और अपना सामान लेकर आइए। मैं घर में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बादल कौवा खुशी खुशी वहाँ से अपने घर जाता है। कहाँ कहाँ है मेरा सामान? कौन सा सामान? किस सामान की बात कर रहे हो बादल? बिजली, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमसे अच्छी एक सुंदर कॉपी मिल गई है। अब मैं अपनी नीली जी के साथ अपने महल वाले घर में रहूँगा। क्या? बादल जी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं बिजली, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा। अगर तुम्हें अपनी माँ के पास जाना है तो जाओ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपना कुछ सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। नीली जी, दरवाजा खोलिए, देखिए मैं आ गया। अंदर से नीली कौवी के साथ एक कौवा बाहर आता है। कौन हो कौवे, और यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ यहाँ से, ये हमारा घर है। क्या? नीली जी, ये क्या कह रहा है? सच ही तो कह रहा है, पागल बुढ़े कौवे। क्या तुझे वाकई ही लगा था कि मैं तुझ जैसे बुढ़े कौवे के साथ रहूंगी? मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए तुझे बेवकूफ बनाकर इस घर को बनवाया है। ये भूरा मेरा पति है। आज से मैं और भूरा इस घर में रहेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया और सारा दिन धूप में काम करता रहा। अच्छा, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? मेरा पति ये भूरा कौवा है। बस बहुत हो गया,
भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मारूंगा। बादल कौवा डरकर वहाँ से अपना सामान लिए नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। तभी कोमल चिड़िया, तोता और कबूतर वहाँ आते हैं। बादल भैया, हमें सब मालूम हो गया है, आपने बिजली के साथ अच्छा नहीं किया। बाहर की चमक सिर्फ धोखा होती है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने बिजली का दिल दुखाया। क्या वो अब मुझे माफ करेगी? गलती पक्षियों से ही होती है बादल, चलो हम सब मिलकर बिजली से बात करते हैं। ऐसा कहते हुए वो सभी बादल कौवे को बिजली कौवे के पास ले जाते हैं। बादल कौवा बिजली कौवे से माफी मांगता है। बिजली, मुझे माफ कर दो, मैं उस नीली की बातों में आकर अपनी इतनी सुंदर बीवी को धोखा दे रहा था। अगर तुम चाहो तो मुझे यहाँ से निकाल सकती हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, बस आखिरी बार तुमसे माफी मांगने आया हूँ। बादल जी, मुझे दुख तुम्हारे जाने का नहीं, तुम्हारे झूठ का था, मगर चिड़िया और तोते ने मुझे सब बता दिया है। बिजली बहन, बादल को सबक मिल गया है, अब हम सब मिलकर आपका घर ठीक करेंगे। बिजली कौवी बादल को माफ कर देती है। ऐसे वो सब पक्षी मिलकर फिर से एक साथ रहने लगते हैं। अपने वफादार रिश्तों की कदर करें, क्योंकि मीठी बातें करने वाले अक्सर दुश्मन होते हैं। बादल कौवे की नई नई शादी बिजली कौवी से हुई थी, जो दूसरे जंगल से आई थी। बिजली कौवी बहुत नखरे वाली थी। घोंसले में हर रोज सुबह होते ही सास बहू का ड्रामा शुरू हो जाता था। अरे बादल की दुल्हन, दोपहर होने को आई है, अब तो बिस्तर से उठ जा। जा, रसोई में भोजन बना और नदी से पानी भी लाना है। बादल जी, जरा अपनी माँ से कहे ना कि सुबह सुबह चिल्लाकर मेरे सर पे दर्द ना किया करें। मैं इतने नाजुक पंखों के साथ नदी से भारी पानी उठाने नहीं जा सकती। अगर काम करना है तो ये खुद ही करें। हाँ हाँ पत्नी जी, आप आराम करें। माँ, आप बिजली को क्यों तंग कर रही हैं? वो अभी नई नई आई है, इसे आराम करने दें। बादल के बच्चे तो बिल्कुल अपनी पत्नी का गुलाम बन गया है। याद रखना, अगर आज तेरी पत्नी नदी से पानी लेने ना गई तो मैं इस घर में तुझे और तेरी पत्नी को रहने नहीं दूंगी। अपनी माँ को गुस्से में देखकर बादल कौवा बिजली से कहता है। बिजली जी, बस एक मटका पानी भरकर ला दो। देखो, माँ बहुत गुस्से में है। अगर माँ ने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? बिजली कौवी चुपचाप मटका लेती है और बाहर पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। तभी कोमल चिड़िया मटका लिए वहाँ से जा रही थी। बिजली कौवी को देखकर वो वहाँ आती है। क्या हुआ बिजली बहन, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हैं? देखो ना कोमल बहन, मेरी सास मुझ पर कितना अत्याचार करती है। मुझे इस तपती धूप में नदी से पानी लाने को कह रही है, जैसे मैं इनकी नौकर हूँ। बिजली बहन, सास तो माँ जैसी होती है, अगर वो घर का काम कहती है तो इसमें बुराई क्या है। चलो, मैं नदी की तरफ जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। फिर बिजली कौवी और कोमल चिड़िया अपना अपना मटका उठाती हुई नदी की ओर चली जाती हैं। वो दोनों अपने अपने मटके पानी से भर लेती हैं। बिजली और कोमल चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक बूढ़ा कबूतर आता है। बेटियों, मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत प्यासा हूँ। क्या मुझे अपने घड़े से थोड़ा सा पानी पिलाओगी? हट ओ बुढ़े, इतनी मुश्किल से मैंने ये पानी का घड़ा भरा है, अगर तुम्हें पिला दिया तो फिर से भरना पड़ेगा। तो जा, खुद जाकर नदी से पानी पी ले। अरे बिजली बहन, ऐसा नहीं कहते। बाबा जी, आप मेरे घड़े से पानी पी लें। बूढ़ा कबूतर पानी पीता है और इसकी आंखें चमकने लगती हैं। बिजली कौवी की बदतमीजी और कोमल चिड़िया की नेकी देखकर बूढ़ा कबूतर कौवी को सबक सिखाने का फैसला करता है। वो बूढ़ा कबूतर कोई आम पक्षी नहीं था, बल्कि एक जादुई पक्षी था। वो चिड़िया के मटके को छूता है और मटका चमकने लगता है। बेटी, तुम्हें जो भी चाहिए होगा ये मटका तुम्हें देगा। ये तुम्हारी नेकी का सिला है। बाबा जी, मुझे भी कोई जादू दे। मेरी सास हर समय मुझसे लड़ती है। कोई ऐसा जादू करे जिससे मेरी सास हमेशा के लिए चुप कर जाए और मैं उस घर पर राज करूं।
वो अपने पंख से बिजली कवि के मटके को छूता है, तभी मटका चमकने लगता है। बहू रानी, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, परंतु मैंने तुम्हारे इस पुराने मटके को जादुई मटका बना दिया है। इस मटके में जब तक तुम्हारी सास पानी पिएगी वो बहुत खुश रहेगी, परंतु अगर तुमने झूठ बोला तो ये मटका तुम्हें सजा देगा। अरे वाह, इसका मतलब है अब मेरी सास ये पानी पीकर मेरे बस में हो जाएगी और मैं इस घर पर राज करूंगी। ऐसा कहते हुए बिजली कवि अपना मटका उठाती है और वहां से चली जाती है। घोंसले में आते ही बिजली कवि अपनी सास को पीने के लिए पानी देती है। माँ जी, ये लें नदी का ठंडा और ताज़ा पानी, पीकर बताएं कैसा है। बिजली कवि की सास जैसे ही वो पानी पीती है तो उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है और वो मुस्कुराने लगती है। अरे वाह, मेरी प्यारी बहू, तुम तो दुनिया की सबसे अच्छी बहू हो। जाओ, अब जाकर आराम करो। आज रात का भोजन मैं खुद ही बनाऊंगी और तुम्हारे पंखों की मालिश भी करूंगी। ये देखकर बादल कौवा बहुत हैरान होता है। वाह बिजली, ये तुमने क्या किया? मेरी माँ पर क्या कोई जादू कर दिया? बिजली कवि ये देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसकी सास उसकी गुलाम बन चुकी थी। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। अब बिजली कवि के मन में और भी लालच आ जाता है। बादल जी, अब तुम्हारी माँ को यहाँ से निकालने का समय आ गया है। जब तक ये बुढ़िया घर से नहीं जाएगी तो हम इस घर पर राज कैसे करेंगे। जो मैंने देसी घी के लड्डू बनाए हैं वो छुपा दो, बाकी काम मेरा है। अपनी पत्नी की बात मानकर बादल कौवा अपनी माँ के बनाए हुए लड्डू छुपा देता है। शाम होते ही बिजली कवि घर में शोर मचा देती है। शोर सुनकर सभी पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बिजली, तुम ऐसे शोर क्यों मचा रही हो? देखो ना चिड़िया बहन, कितनी मेहनत से मैंने वो लड्डू बनाए थे, परंतु माँ जी सारे खा गई। अब ये बुढ़िया चोरी करने लगी है, मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। हाँ हाँ, बिजली ठीक कह रही है, माँ जी को अब यहाँ से जाना ही होगा। बिजली कवि जैसे ही झूठ बोलती है तो खुद ब खुद मटका हवा में उड़ने लगता है और बिजली कवि के सर के ऊपर आकर उल्टा हो जाता है और पानी बिजली कवि के ऊपर गिरने लगता है। बादल जी, ये घड़ा मेरे सर पर क्यों उड़ रहा है? बचाओ बादल जी। अरे, ये सब क्या हो रहा है? ये मटका ऐसा क्यों कर रहा है? चिड़िया बहन, इस मटके से कहो मुझे माफ कर दे। अगर पानी ऐसे ही गिरता रहा तो मैं मर जाऊंगी। लगता है बिजली बहन आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। मटके जी, बिजली को माफ कर दो, इसे अपनी गलती का अंदाजा हो गया है। चिड़िया की बात सुनते ही वो मटका वापस नीचे आ जाता है। बिजली कवि पूरी भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। माँ जी, मुझे माफ कर दे। नदी पर बूढ़े कबूतर ने कहा था अगर मैंने आपसे झूठ बोला तो ये मटका मुझे सजा देगा। मैंने आप पर लड्डू चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, मुझे माफ कर दें। अब मैं कभी भी बुरे काम नहीं करूंगी और आपकी अच्छी बहू बनकर रहूंगी। अरे मेरी बच्ची, कोई बात नहीं, सास भी माँ जैसी होती है। ऐसा कहते हुए बिजली कवि की सास बिजली को गले से लगा लेती है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घरों में सच्ची खुशियाँ किसी जादू से नहीं बल्कि एक दूसरे की इज्जत करने, मिलजुल कर काम करने और सास बहू के सच्चे रिश्ते से आती है। बिजली कवि के नखरे खत्म हो गए और वो जंगल की सबसे प्यारी बहू बन गई। मम्मा मम्मा, जल्दी आए, देखें बाहर क्या हुआ है। इतनी तेज रोशनी चमकी है। कोमल चिड़िया थोड़ी थोड़ी घर के बाहर आती है। मीना, तुम घोंसले के अंदर जाओ, बाहर मत निकलना, मैं देख कर आती हूँ कि क्या हुआ है। अपनी मम्मा की बात मानकर मीना घोंसले के अंदर चली जाती है। कोमल चिड़िया उड़ती हुई कबूतर के पास जाती है। कोमल बहन, क्या तुमने वो आवाज सुनी? ऐसा लगा जैसे जंगल के पुराने हिस्से में कुछ गिरा है। चलो तोते को भी साथ लेते हैं और देख कर आते हैं। कोमल चिड़िया, कबूतर, तोता तीनों जंगल के पुराने हिस्से की ओर उड़ जाते हैं। जैसे ही वो बड़े पीपल के पेड़ के पास पहुंचते हैं तो वहां का मंजर देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
मट्टी के ढेर के बीचों बीच एक ऐसी चाबी चमक रही थी जो उन्होंने पूरे जंगल में पहले कभी नहीं देखी थी। अरे ये क्या है? ये तो कोई जादुई चाबी लगती है, लेकिन इतनी बड़ी चाबी ये आसमान से कैसे गिरी? तोते भैया, इसे पंख मत लगाना, ये कोई आम चाबी नहीं है, इस पर 3 सितारे बने हुए हैं। कोमल बहन, मुझे लगता है ये चाबी उसी संदूक की है जिसके बारे में हमारे दादा उल्लू बताया करते थे। वो कहते थे कि जंगल के सबसे अंधेरे कोने में एक पुराना संदूक छुपा हुआ है जिसमें जंगल की खुशियों का राज बंद है। वो तीनों बैठे ऐसी बातें कर रहे थे कि पास की झाड़ियों के पीछे बादल और बिजली उनकी बातें सुन रहे थे। बिजली, देखा तुमने? सुनहरी चाबी। अगर ये चाबी हमारे पंखों में लग जाए तो वो संदूक हमारा होगा और इसके अंदर का सारा खजाना भी हमारा होगा। हाँ बादल जी, लेकिन कोमल चिड़िया बहुत होशियार है, हमें चुपके से इस चाबी को चुराना होगा, इससे पहले कि वो इसे कहीं और छुपा दे। शाम हो जाती है। कोमल चिड़िया उस चाबी को अपने घोंसले के अंदर कोने में एक पत्ते के नीचे छुपा देती है और अपनी बेटी को सुलाने लगती है। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। मम्मा, मुझे इस चाबी से डर लग रहा है, वो रात को भी चमक रही है, कहीं कोई भूत तो उसे नहीं लेने आएगा। मीना बेटी, भूत कुछ भी नहीं होता, ये चाबी तो हमारे जंगल की अमानत है, बस हमें इसका सही इस्तेमाल करना है। तुम आराम से सो जाओ, मम्मा जाग रही है। कोमल चिड़िया मीना को सुला देती है, लेकिन बाहर का मौसम बदल रहा था। अचानक घोंसले की खिड़की पर एक साया लहराता है और एक आवाज आती है। कोमल चिड़िया आवाज सुनकर डर जाती है। कौन है वहाँ? खिड़की के पास कौन है? कोमल चिड़िया घबराती हुई खिड़की के पास जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तभी चिड़िया को वहाँ पर गिरा हुआ एक काला पंख मिलता है। काला पंख? ये तो बादल कव्वे का लगता है, इसका मतलब है कव्वे की नजर मेरी चाबी पर है। अब से मुझे ध्यान रखना होगा। अगली सुबह हो जाती है। कोमल चिड़िया जैसे ही पत्ते को हटाती है तो वहाँ चाबी नहीं थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, चाबी कहाँ गई? मीना, जल्दी उठो। क्या हुआ मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? वो सुनहरी चाबी गायब है, रात को कोई उसे चुरा कर ले गया। चिड़िया की आवाज सुनकर कबूतर और तोता भी उड़ते हुए वहाँ आते हैं। कोमल बहन, क्या हुआ? कबूतर भैया, किसी ने रात को चाबी चुरा ली और मुझे पूरा यकीन है कि ये काम कौवों का है, क्योंकि रात को खिड़की के पास मुझे ये काला पंख मिला था। चलो चिड़िया बहन, फौरन कौवों के घर जाते हैं, उनकी इतनी जुर्रत। ऐसा कहते हुए वो तीनों कौवों के घर जाते हैं। जब वो उनके घोंसले में जाते हैं तो बिजली बादल बैठे रो रहे थे और उनके पूरे घर का सामान बिखरा हुआ था। बादल कव्वे, शराफत से हमारी चाबी वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे चिड़िया बहन, तुम किस चाबी की बात कर रही हो? हम तो खुद बर्बाद हो गए। रात को कोई हमारे घर आया और हमें रस्सियों से बांधकर हमारा सारा दाना पानी ले गया। मैंने अपने पंख जमा कर रखे थे, वो भी चुरा कर ले गया। हाँ कोमल बहन, वो चोर बहुत बड़ा और सियाना है, इसका साया बहुत बड़ा था, इसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। क्या? अगर कव्वे ने चाबी नहीं चुराई तो फिर वो बड़ा साया और लाल आंखों वाला कौन है? दोस्तों, मुझे लगता है अंधेरे जंगल का साया जाग गया है, चाबी उसी के पास है। जंगल का वो हिस्सा जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी और हर तरफ अंधेरा था। कोमल चिड़िया, तोता, कबूतर और कव्वे उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, चलो वापिस चलते हैं। नहीं बादल भैया, अगर हम आज डर गए तो वो चोर पूरे जंगल को नुकसान पहुंचाएगा, हमें आगे बढ़ना होगा। दोस्तों देखो, सामने वो क्या है? सामने एक गार थी जिसमें से सुनहरी रोशनी आ रही थी। सभी दोस्त गुफा के अंदर जाते हैं। चाबी वही थी। तभी वहाँ एक बूढ़ी चील आती है। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। आपने हमारी चाबी चुराई है और कौवों का दाना पानी भी आपने ही चुराया है क्या? हाँ चिड़िया, मैं चोर नहीं हूँ। हाँ चिड़िया, मैं चोर नहीं बनना चाहती, परंतु इस अंधेरी गार में अकेले रहती हूँ।
मुझे कोई भी अपना दोस्त नहीं बनाता क्योंकि मेरे बड़े साए से डरते हैं। पक्षी मुझे देखकर भाग जाते हैं। मैंने सोचा अगर मैं ये सुनहरी चाबी चुराकर उस संदूक को खोल दूंगी तो मुझे कोई जादुई ताकत मिल जाएगी और फिर जंगल के सभी पक्षी मुझसे दोस्ती करेंगे। मैंने कौवों का भोजन इसलिए चुराया क्योंकि मुझे भूख लगी थी। भूख के कारण मैं ठीक से उड़ भी नहीं पा रही थी। ओह, तो ये बात है माँ जी, आप चोर नहीं हो, बस अकेली और मजबूर हो। हाँ कबूतर भैया, परंतु माँ जी, दोस्ती ताकत से नहीं प्यार और सच्चाई से मिलती है। अगर आप ये चाबी हमें वापस कर दो तो हम सब आपके दोस्त बनेंगे। सच? क्या तुम सभी पक्षी मुझसे दोस्ती करोगे? ये लो चाबी, मुझे संदूक नहीं खोलना। फिर बूढ़ी चील वो चाबी चिड़िया को दे देती है। सभी पक्षी संदूक के पास जाते हैं। जैसे ही चिड़िया उस चाबी से संदूक को खोलती है तो उसमें कोई भी खजाना नहीं था। ये देखकर सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं, बल्कि वहाँ तो जादुई बीज थे जिनसे अंधेरे जंगल में भी खूबसूरत फूल और पेड़ उग सकते थे। तभी संदूक में से एक आवाज आती है, जंगल का असल खजाना हरियाली और एकता है। जो पक्षी मिलकर यहाँ आएंगे उनका जंगल हमेशा आबाद रहेगा। वाह, इसका मतलब है अब हमारे जंगल में कभी भी दाने की कमी नहीं होगी। चलिए माँ जी, सब मिलकर पूरे जंगल में बीज बोते हैं। ऐसे वो सभी पक्षी मिलकर पूरे जंगल में बीज बो देते हैं। देखते ही देखते वो अंधेरा जंगल अब रोशन हो चुका था। जंगल में हर तरफ भोजन ही भोजन था। पेड़ों पर फल लग गए थे। तो दोस्तों, इस जादुई चाबी ने जंगल का अंधेरा दूर कर दिया और चील को भी अच्छे दोस्त दे दिए। हमें कभी किसी से नहीं डरना चाहिए और मुसीबत के वक्त मिलकर काम करना चाहिए। एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती में रहती थी कोमल चिड़िया। छोटी, प्यारी, मेहनती, पर बहुत अकेली। कुछ महीने पहले कोमल की माँ गुजर गई थी। माँ के जाने के बाद कोमल बिल्कुल अकेली हो गई थी। तब उसके पड़ोसी बादल कव्वा और उसकी पत्नी बिजली कव्वी ने कहा, कोमल बहन, तुम हमारे साथ रहो, हम सब मिलकर रहेंगे। अकेले कहाँ जाओगी? सच में? आप लोग इतने अच्छे हैं। अरे पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं, आ जाओ। कोमल उनके घर आ जाती है। पहले सब ठीक लगता है। धीरे धीरे बिजली कव्वी का असली स्वभाव सामने आने लगा। कोमल, उठो, घर में दाना खत्म हो गया, जाओ जंगल से लेकर आओ। जल्दी निकलोगी तो जल्दी मिलेगा। यहाँ रहती हो तो काम भी करना होगा। जी भाभी जी। कोमल चुपचाप उठकर उड़ जाती है। बस इतना? इतनी देर लगाई और इतना ही लाई? कल ज्यादा लाना। हाँ कोमल, थोड़ी मेहनत और करो। ये लोग मुझे रहने की जगह देते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलती। माँ होती तो। चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। कोमल रोज की तरह दाना ढूंढने निकलती है। उड़ते उड़ते एक अनजान रास्ते पर पहुंच जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक लीची के पेड़ पर। अरे, ये पेड़ तो बिल्कुल मुरझाया हुआ है। पत्तियां पीली, टहनियां सूखी, जड़ें प्यासी, जैसे मैं अंदर से। चलो थोड़ा पानी दे देती हूँ। कोमल पास की नदी से चोंच में पानी भरकर पेड़ को देती है, फिर दाना ढूंढने चली जाती है। अब कोमल रोज जंगल जाती, दाना ढूंढने से पहले उस लीची के पेड़ को पानी देती, पत्तियां पोंछती, टहनियां सहलाती। आज बिजली भाभी ने फिर डांटा। कहती है ज्यादा दाना लाओ, पर मैं कितना लाऊं अकेले? तुम भी चुप हो, मैं भी चुप हूँ। हम दोनों की खूब बनती है। पेड़ धीरे धीरे हरा होने लगता है। ये क्या? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उड़ने की कोशिश करती है पर नहीं उड़ पाती। बिजली भाभी को दाना देना है, देर हुई तो डांट पड़ेगी, पर मैं चल भी नहीं पा रही। उस लीची के पेड़ के पास पहुंचती है और वहीं बैठ जाती है। माँ, तुम होती तो आज मुझे इस हाल में कोई नहीं देखता। इन लोगों के घर में रहती हूँ पर कोई नहीं पूछता कि मैं ठीक हूँ या नहीं, थकी हूँ या नहीं, भूखी हूँ या नहीं। मुझे बस काम चाहिए उन्हें, बस एक काम करने वाली हूँ उनके लिए।
जादुई पल। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलती हैं। कोमल, रो मत। कौन कौन बोला? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त, ये लीची का पेड़, जिसे तुमने रोज पानी देकर जिलाया। पेड़? तुम सच में बोल रहे हो? जब कोई सच्चे दिल से देखभाल करे तो पेड़ भी बोलना सीख जाते हैं। कोमल, मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, तुम्हारी थकान देखी है, तुम्हारा अकेलापन देखा है। आज से तुम अकेली नहीं हो। सुनहरी रोशनी उस पर एक लीची से बना छोटा सुंदर घर प्रकट होता है। नरम पत्तियों की छत, फूलों की खिड़कियां, नरम काई का बिस्तर। कोमल उस छोटे घर में जाती है, आंखें चमक उठती हैं। इतना सुंदर। पहली बार सच्चा आराम मिलता है। पेट का दर्द गायब। पेड़ से एक पकी लाल लीची तोड़कर खाती है। आंखें बंद करके। इतनी मीठी, जैसे माँ के हाथ का खाना। कोमल अब उस पेड़ के घर में रहने लगी। सुबह उठती, पेड़ को पानी देती, दाना खुद ढूंढती, पर अब सिर्फ अपने लिए। कोई दबाव नहीं, कोई डांट नहीं। एक दिन कोमल ने उस घर में अपना अंडा दिया। मेरा बच्चा यहाँ पैदा होगा, प्यार से भरी जगह पर। ये घर तुम्हारा है, यहाँ रहो। यहाँ कोई नहीं डांटेगा, कोई काम नहीं करवाएगा। तुम्हारा बच्चा हमेशा सुरक्षित रहेगा यहाँ। दिन बीतते हैं। अंडे से 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चे निकलते हैं। कोमल उन्हें लीची की छांव में खिलाती है, उड़ना सिखाती है। अचानक एक दिन जंगल में कड़कदार आवाज। कोमल, कोमल, कहाँ मर गई तुम? कई दिनों से घर नहीं आई, दाना नहीं लाई, हमें खुद काम करना पड़ रहा है। ये क्या तमाशा है? यहाँ मजे से बैठी हो और हम वहाँ भूखे। नीचे उतरो अभी। भाभी जी, मैं बीमार थी। बीमार? बहाना बनाओ। घर में रहती हो, काम करना होगा। उतरो, नहीं तो इस पेड़ को ही तोड़ देती हूँ। अचानक पूरा पेड़ तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठता है। रुको। बिजली कव्वी का पत्थर हाथ में ही रुक जाता है। वो डर से कांपने लगती है। हाँ, और तुम सुनोगी? जब मैं सूख रहा था, मर रहा था, तब किसी ने मेरी परवाह नहीं की। सारे जंगल ने मुझे छोड़ दिया। तब इस छोटी सी चिड़िया ने, जो खुद दुखी थी, खुद अकेली थी, खुद थकी हुई थी, फिर भी रोज मुझे पानी दिया। और तुमने, जब ये बच्ची माँ को खोकर टूटी हुई तुम्हारे दरवाजे पर आई, तुमने उसे घर दिया जरूर, पर उसकी पीठ पर बोझ लाद दिया। उसके दुख को नहीं देखा, उसकी थकान नहीं देखी। बिजली कव्वी का सिर झुक जाता है। ये बच्ची अब मेरी छांव में है। इसके बच्चे यहाँ सुरक्षित हैं। आज के बाद इसे कोई नहीं डांट सकता। ये लो, खाओ और घर जाकर सोचो, क्या तुमने कभी वो किया जो कोमल ने मेरे लिए किया? बिजली कव्वी वहीं जमीन पर बैठ जाती है। कोमल, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैंने तुम्हें अपना समझा नहीं, बस काम की मशीन समझा। भाभी जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, पर अब मैं डर कर नहीं जीऊंगी। अब मेरा घर ये है, मेरे बच्चे यहाँ हैं। यहाँ मुझे कोई नहीं डांटता। तुम सही हो कोमल। शाम की सुनहरी रोशनी, लीची का पेड़ झूम रहा है। कोमल अपने दोनों बच्चों को गले लगाए पेड़ के घर में बैठी है। पहली बार सच्ची मुस्कान। बिजली कव्वी नीचे चुपचाप खड़ी है। पहली बार उसके चेहरे पर पछतावा। लीची का पेड़ और हरा और घना होता जाता है। जंगल में सुबह हो चुकी थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों से निकलकर दाना ढूंढने जा चुके थे, परंतु बिजली और बादल हमेशा की तरह अभी तक अपने घोंसले में खराटे मार रहे थे। तभी चीकू तोता ढोल लिए उनके पास खड़ा होकर बजाने लगता है। ओए बादल, बिजली, उठ जाओ, सूरज सर पर चढ़ आया है। अगर इतना सोओगे तो जंगल के सारे मीठे फल दूसरे पक्षी खा जाएंगे। बिजली और बादल शोर सुनकर उठ जाते हैं। ओए चीकू, ये सुबह सुबह अपना ढोल लेकर यहाँ क्यों आ गया है? चल भाग जा यहाँ से। मेरी प्यारी नींद खराब कर दी। हमें कोई जल्दी नहीं है, फल कहीं भागे थोड़ी न जा रहे हैं। हाँ चीकू, बिजली ठीक कह रही है, हम आराम से जाएंगे। वैसे भी मेहनत करना हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है काफीजार, मैं तो तुम्हें उठाने आया था, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से चला जाता है।
वहीं जंगल में दूसरी ओर कोमल चिड़िया अपने घोंसले में बैठी खीर बना रही थी। खीर की खुशबू पूरे जंगल में फैली हुई थी और वो खुशबू कौवों के घर तक भी पहुंच जाती है। बादल जी, जरा सूंघो तो, कितनी मीठी खुशबू है। ऐसी मीठी खुशबू तो मैंने आज तक नहीं सूंघी। लगता है कोई पक्षी कोई मीठी चीज पका रहा है। हाँ बिजली, ये खुशबू तो चिड़िया के घर से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं, शायद हमें भी कुछ मिल जाए। ऐसा सोचते हुए वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर जाते हैं। कोमल बहन, वाह क्या खुशबू है। आज क्या बना रही हो? अरे बादल भैया, आओ बिजली बहन, आज मैं बहुत मेहनत से जंगल के सबसे मीठे गन्ने का रस और चावल मिलाकर शाही खीर बना रही हूँ। लेकिन ये खीर मैं अभी नहीं खा सकती। क्यों चिड़िया बहन, इतनी मीठी खीर देखकर तो कोई भी नहीं सब्र कर सकता। तुम क्यों नहीं खा रही? क्योंकि बिजली बहन, आज शाम को दादाजी उल्लू का जन्मदिन है। मैंने ये खीर उनके लिए तोहफे के तौर पर बनाई है। उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। आज उनका